स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। इंसान बड़ी उम्मीद के साथ हॉस्पिटल जाता है अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए और अपनी जिंदगी के बचाव के लिए, लेकिन अगर अस्पतालों में ही गैर जिम्मेदारी के हाल हों तो मरीज को बीमारी से नहीं बल्कि अस्पताल और व्यवस्था की लापरवाही के चलते मौत को गले लगाना पड़ता है। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब आपको यह पता चले कि हॉस्पिटल एक मॉल के टॉप फ्लोर पर चल रहा है। मुंबई के भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल की चौथी मंजिल पर कोविड से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सनराइज हॉस्पिटल चल रहा था। पिछले साल अप्रैल में खुले सनराइज हॉस्पिटल को 31 मार्च 2021 तक का लाइसेंस मिला था। यह बात मुख्यमंत्री को मालूम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को मॉल में हॉस्पिटल होने की जानकारी ही नहीं है। घोर आश्चर्य और सिस्टम में खामी का नमूना है कि मुख्यमंत्री को जानकारी है, महानगर पालिका को नहीं, जो मुंबई की हर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। सनराइज हॉस्पिटल में गुरुवार की रात कोविड से पीड़ित 80 के लगभग मरीज थे। रात 12 बजे आग लगती है, लेकिन बताया जा रहा है कि निचले तल पर बनी दुकानों से यह आग फैली है। आग के कारणों का ठीक से अभी भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा आप इन विजुअल्स के जरिए ले सकते हैं। दमकल की 22 गाड़ियां 15 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए जूझती रहीं। वेंटिलेटर पर रहे 10 मरीजों को नहीं बचाया जा सका। अलबत्ता 70 मरीजों को किसी तरह से वहां से निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हॉस्पिटल का दौरा किया, जिम्मेदारी तय करने की बात की, मृतकों के परिजनों से माफी भी मांगी और अपनी लाचारी बयां की कि पिछले साल जरूरत बड़ी थी, लिहाजा अस्थायी अनुमति देनी पड़ी। पर सवाल यह भी है कि ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी है कि मॉल में खुल रहे हॉस्पिटल को भी इजाजत दे दी जाए। आखिर इस लापरवाही का जवाबदेह कौन है? क्या मुख्यमंत्री की माफी मृतकों के परिजनों के लिए मरहम का काम कर पाएगी? मुमकिन था कि कोरोना पीड़ित मरीज कोरोना से जीत कर निकल आते, ठीक होकर वापस अपने घर पर पहुंच जाते, पर इस लापरवाही से उन्हें बड़ी ही दर्दनाक मौत को गले लगाना पड़ा। परिजनों का दर्द पहुंचने को सरकार भी आगे आएगी, लेकिन सिस्टम सुधरने का नाम आखिर कब लेगा? आग तो बुझ गई, पर सियासत का धुआं उठने लगा है। मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पर सबसे जरूरी ये बात है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो इलीगल हॉस्पिटल चल रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीएमसी का प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा सड़ चुका है कि वहां से कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं। मैं तो मानता हूं माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसकी कमेटी हाईकोर्ट ने तैयार करनी चाहिए और उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है, सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूं। तो उद्धव ठाकरे माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस माफी से क्या वो परिजन लौट आएंगे जो कि असमय काल कलवित हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे। वेंटिलेटर पर पेशेंट्स थे, उनकी जान चली गई। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जयेश वाणी शिवसेना के समर्थक होंगे और डॉक्टर देवराज राय जो कि आईएमए के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगा। देवराज राय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? इस तरह की बात क्या आपने अपने करियर में कभी सुनी है कि कोई मॉल है और मॉल के एक माले पर हॉस्पिटल ऑपरेट हो रहा है? नहीं है तो वाकई में बड़ी आश्चर्य की बड़ी दयनीय स्थिति है कि अस्पताल एक बड़ी सेफ्टी की जगह पर दिया जाता है
और इजीली अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। उसके अंदर कई नॉर्म्स हैं, उसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर ये स्टैंड बाई हॉस्पिटल दिया गया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि फिर भी उसके अंदर अगर वो सिक्योरिटी मेजर्स पूरे नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी कोताही है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना हुई। और नहीं तो इस प्रकार के मॉल के अंदर, क्योंकि वहां पर तो भीड़ हमेशा आती जाती रहती है, सिक्योरिटी का भी कोई काम नहीं होता है मॉल्स के अंदर, तो एक अस्पताल को मॉल के अंदर चलाना, मैं इसके लिए कोई कमेंट करते वक्त ठीक नहीं लगता। लेकिन एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज ए नॉर्म्स फॉर द नर्सिंग होम, इट इज नॉट परमिसिबल। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आइए इससे पहले अपने दर्शकों को एक खबर बता दें कि बांग्लादेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते हैं। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंदो हल्दर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবো না। यानी जिन्होंने अपने रक्त के सागर से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, हम उन्हें भूलेंगे नहीं, हम उन्हें भूलेंगे नहीं। बंधुगण, एक निरंकुश सरकार अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। बंधुगण, इन सबके बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है, इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार, सब एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुजीबौर से बंगबंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। ये समय चिरो विद्रोही को, मुक्ति युद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है। बंधुगण,
बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतिहास को एक नई दिशा देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, प्रणब दा ने कहा था, बंग बंधु को उन्होंने एक टायरलेस स्टेटसमैन कहा था। उन्होंने कहा था कि शेख मुजीबुर रहमान का जीवन धैर्य, प्रतिबद्धता और आत्मसंयम का प्रतीक है। बंधुगण, ये एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। हम दोनों ही देशों के लिए 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। हम दोनों ही देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है, आगे बढ़ने का स्पष्ट विजन है। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए उतना ही जरूरी है। और इसलिए आज भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की सरकारें इस संवेदनशीलता को समझकर इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमने दिखा दिया है कि आपसी विश्वास और सहयोग से हर एक समाधान हो सकता है। हमारा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी इसी का गवाह है। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। मुझे याद है वो तस्वीरें जब इस साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने शोनो एक्टिर मुजिबोर थे के इस धुन पर
दिल्ली में परेड की थी। भारत और बांग्लादेश का भविष्य सद्भाव भरे, आपसी विश्वास भरे ऐसे ही अनगिनत पलों का इंतजार कर रहा है। साथियों, भारत बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों ही देशों के यूथ में बेहतर कनेक्ट की भी उतना ही आवश्यक है। भारत बांग्लादेश संबंधों के 50 वर्ष के अवसर पर मैं बांग्लादेश के 50 एंटरप्रेन्योर्स को भारत आमंत्रित करना चाहूंगा। ये भारत आए, हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़े वेंचर कैपिटलिस्ट से मुलाकात करें। हम भी उनसे सीखेंगे, उन्हें भी सीखने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ साथ बांग्लादेश के युवाओं के लिए सुवर्णो जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा भी कर रहा हूं। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी ने कहा था, बांग्लादेश इतिहासे স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই। बांग्लादेश स्वाधीन होकर रहेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। बंगबंधु का यह उद्घोष बांग्लादेश के अस्तित्व का विरोध करने वालों को चेतावनी भी थी और बांग्लादेश के सामर्थ्य पर विश्वास भी था। मुझे खुशी है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश दुनिया में अपना दमखम दिखा रहा है। जिन लोगों को बांग्लादेश के निर्माण पर ऐतराज था, जिन लोगों को बांग्लादेश के अस्तित्व पर आशंका थी, उन्हें बांग्लादेश ने गलत साबित किया है। साथियों, हमारे साथ काजी नजरुल इस्लाम और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की समान विरासत की प्रेरणा है। गुरुदेव ने कहा था, काल नहीं आमादेर हाथे काराकारी कोरे ताई शबे मिले देरी कारो नहीं शहे को भू, यानी हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बदलाव के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अब हम और देर नहीं कर सकते। ये बात भारत और बांग्लादेश दोनों पर समान रूप से लागू होती है। अपने करोड़ों लोगों के लिए, उनके भविष्य के लिए, गरीबी के खिलाफ हमारे युद्ध के लिए, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे लक्ष्य एक है। इसलिए हमारे प्रयास भी इसी तरह एकजुट होने चाहिए। मुझे विश्वास है भारत बांग्लादेश मिलकर तेज गति से प्रगति करेंगे। मैं एक बार फिर इस पावन पर्व पर बांग्लादेश के सभी नागरिकों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरंजीवी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। আন্তরিক ধন্যবাদ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। प्रधानमंत्री स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। कोरोना से जूझती मुंबई में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का एक दर्दनाक चेहरा नुमाया हुआ है।
भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल की टॉप फ्लोर पर चल रहे सनराइज हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा था। गुरुवार रात लगी आग ने 10 मरीजों की जिंदगी छीन ली। आखिर उद्धव सरकार ने कैसे दिया था लाइसेंस और क्या थे सुरक्षा के मायने? मॉल में अस्पताल लापरवाही का जंजाल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शामिल हो रहे बीजेपी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस के नेता संजय गुप्ता हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जयेश वानी भी हैं, शिवसेना के सपोर्टर हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर देवराज राय हैं, जनरल सेक्रेटरी, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर देवराज राय, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा एक बार फिर कि आप किस रूप में देखते हैं इस स्थिति को? क्या आपने कभी ऐसा पाया है कि एक मॉल है और मॉल के अंदर हॉस्पिटल फंक्शन हो रहा है? डॉक्टर देवराज की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। इस बीच हम जयेश वानी का रुख करते हैं। हाँ, इससे पहले हम कुछ तथ्य बता देते हैं इन सारे जो घटना हुई है उसका। दरअसल ड्रीम मॉल के तीसरे माले पर यह हॉस्पिटल था, सनराइज हॉस्पिटल नाम था। इसमें 80 के लगभग मरीज एडमिट थे और इनमें से ज़्यादातर यानी ऑलमोस्ट सभी मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित थे जिनका इलाज चल रहा था। मौतें हो गई, 10 लोगों की मौतें हो गई। 20 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स यहाँ पर आए। रात 11:30 बजे के आसपास ये आग पेश आई जिसको बहुत देर की जद्दोजहद के बाद बुझाया गया। 2009 में ये मॉल बना था। इसमें 1000 छोटी दुकानें हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात ये कि जो मेयर हैं उनका स्टेटमेंट आया कि पहली बार मॉल में हॉस्पिटल उन्होंने देखा है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि मॉल के अंदर हॉस्पिटल की इजाज़त मिल कैसे गई? क्या ये अपने आप में एक परिपाटी है? हम संजय सिंह आपसे पूछना चाहेंगे ये बात। देखिए, प्रथम दृष्टिया उद्धव सरकार ने इस बात को माना है कि उनसे गलती होगी, उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये बात उन्होंने कैसे कहा, इस बात के आप बहुत पीछे तक जाइए। मॉल एक पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में हर तरह के कस्टमर आते हैं और हर लोग आते जाते हैं, और उसके तीसरे फ्लोर पे हॉस्पिटल बनता है। हॉस्पिटल शब्द अस्थाई हो या अस्थाई हो, अस्थाई और अस्थाई में इतना ही है कि नियमावली में जो समय अवधि होती है, समय अवधि का फर्क होता है, और उसके अंदर जो फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, जो पब्लिक से एक दूरी, डिस्टेंस, एलोननेस, एलूफनेस की बात होती है, ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। ये सारे चीज़ों का ये सभी चीज़ें नियम में सेम होती है, लेकिन उन्हें इस बात का पता था कि ये गलती हुई है तो उन्होंने प्रथम दृष्टया गलती मान ली। लेकिन गलती मान लेने से किसी का जनजीवन वापस नहीं आ जाता है। और वहाँ BMC को, वहाँ मेयर को ये नहीं मालूम कि वहाँ मॉल खुल गया। समझने की बात यह है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार हर मामले में अपनी जल्दबाजी दिखाती है और अपने अनुसार काम करती है, जिसका नतीजा यह है कि मॉल के अंदर आग लगा और जो लोग कोरोना से बचने के लिए गए थे वो अग्नि में समाहित हो गए। तो कहीं ना कहीं से इस बात को हल्के में लेने की बात नहीं है कि अगर हमने पब्लिक से माफी मांग ली और पब्लिक ने हमें माफ कर दिया, मॉल के ऊपर कैसे हॉस्पिटल का लाइसेंस मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है वाकई। डॉक्टर, और इसकी सूचना निगम को भी नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। हमें लगता है कि इसके लिए पब्लिक उन्हें तो शायद माफ करने नहीं जा रही है। जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर देवराज राय से हम सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहूंगा, मॉल के माले पर हॉस्पिटल होना अपने आप में एक अनूठी बात लगती है। शायद आपने भी ऐसा पहले कभी नहीं सुना हो। किस तरह के फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं अमूमन हॉस्पिटल्स के लिए जरूरी? आशुतोष जी, वाकई में हमारे लिए भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक मॉल के अंदर अस्पताल को परमिशन दी जाती है। जहां तक मैं अपने दिल्ली की बात कर दूं तो दिल्ली के अंदर हमको एक छोटा सा नर्सिंग होम भी बनाना हो तो हमको 47 लॉज को फॉलो करना पड़ता है, कि डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। 47 लॉ के बाद सरकार हमको कहती है कि आप एक अपना नर्सिंग होम जो है ना 15, 20, 25 बेड का चला सकते हो। आप मॉल के अंदर जहां पर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, किसी की रोक टोक नहीं होती, हर प्रकार का व्यक्ति आता है जाता है, घूमने फिरने आते हैं, तफरी करने आते हैं, वहां पर आप एक अस्पताल की परमिशन दे रहे हो, मेरे की समझ के बाहर है। किस प्रकार से दे दी, और अगर दी है तो क्या आपने उस वक्त उसके नॉर्म्स को पूरा परखा कि यहाँ पर अगर कल फायरिंग की पोजीशन आ जाए तो सिक्योरिटी क्या है, एग्जिट कितना होगा, एग्जिट होगा कि नहीं होगा, कितना स्पेस है, कितना स्पेस नहीं है।
तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति, मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी ही चिंताजनक बात है कि एक इस जगह पर दिया गया, और वो भी बीएमसी मुंबई, बृहत मुंबई कॉर्पोरेशन ने अगर परमिशन दी है तो। जयेश वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के समर्थक हैं। जयेश, कौन जिम्मेदार है इन लोगों की मौत का? जिम्मेदारी मानते हैं आप, आपकी है? जी, सबसे पहले तो उद्धव जी ठाकरे साहब जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस मामले में अपनी बात कह दी है, उन्होंने क्षमा मांगी है जो भी गलती है। आपने देखा होगा कि हादसा जो है वो हर जगह पे होता है, कुछ ना कुछ हादसा होता है। यूपी में भी हुआ था, बच्चे ऑक्सीजन की वजह से मर गए थे। काफिल खान करके एक डॉक्टर थे जिनको यूएपीए लगा के अंदर डाल दिया था जेल में, वहां पर माफी तो आज तक आई नहीं है। बहरहाल राज्यकर्ता, शासन करने वाला जो सबसे बड़ा नेता होता है वो अगर माफी मांगता है तो ये अच्छी बात है। वो माफी उन्होंने मांग ली है, मैं छोटा समर्थक हूं, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, उन्होंने माफी मांग ली, अब बात खत्म। दूसरी बात सबसे जरूरी मैं बाकी पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरी थोड़ा सा ज्ञान कम है। डॉक्टर देवराज राय जैसे बड़े विद्वान लोग यहाँ पर उपस्थित है, आप हो, क्या आपको पता है वहां पर उस अस्पताल में दरअसल किन किन चीजों का इलाज चलता था? कृपया आप मुझे बताइए, भाटिया जी, सिंह साहब, राय साहब, डॉक्टर राय साहब, आपको अगर पता हो तो मुझे भी समझा दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी है वो अस्पताल कोई जनरल हॉस्पिटल नहीं था, जनरल अस्पताल नहीं था जहां पर हर बीमारी का इलाज होता था। उसे कोविड सेंटर भी कहा जा सकता है। ये टेम्पररी बेसिस पे दिया गया चीज था जो 30-31 मार्च को जिसकी मोहलत खत्म हो जाने वाली थी। अब पहली बात तो यह है कि जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्यशाली है, किसी की भी जान ना जाए। और यही जो बड़प्पन है दिल का, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिखाया। हालांकि जो सिंह साहब बात कही है कि लोगों की जान वापस नहीं आ सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो सरकार ये मानती है कि हाँ कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर है या कहीं ना कोई टेक्निकल एरर है, वो जो एरर मान लेती है, वो जो खामी मान लेती है, वो इसको बिल्कुल उनके परिजनों को कुछ ना कुछ मदद करेगी जिससे उनका दुख कम हो जाए, हल्का हो जाए। देखिए, 5 लाख रुपए की धनराशि देने की बात कही गई है और राज्य सरकार को मदद करनी भी चाहिए। लोगों को वेंटिलेटर पर, वो मरीज थे जो जिनकी डेथ हुई है वो सब वेंटिलेटर पर थे, और अचानक उनको जब शिफ्ट किया जाने लगा तब वेंटिलेटर रिप्लेस नहीं किया जा सका और इसीलिए उनकी मौत हुई है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी घटना महाराष्ट्र में पेश आई है और ये तब पेश आई है जबकि इससे पहले जो घटना हुई थी उसके लिए खुद मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि मैंने सेफ्टी अस्पतालों से कहा था कि वो इस तरह के जो सुरक्षा मानक हैं उनका पूरा ख्याल रखें। बावजूद इसके इस तरह की घटना पेश आती है, आप निंदा करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की इसके लिए? नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, इसको तो मानना ही पड़ेगा कि ये गलत है और ये घटना घटी। मगर उसके साथ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो ये परमिशन दी गई है कोरोना को डील करने के लिए, केवल राज्य सरकारों की निर्णय नहीं है, ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर राधा स्वामी सत्संग व्यास के अंदर 10,000 बेड का टेम्प्रेरी ग्राउंड के अंदर बनाया गया अस्पताल। तो क्या वहाँ मानक सारे पूरे हो सकते हैं? जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे देवराज जी 45 मानक हैं। और देवराज जी, मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, आपने चूँकि जिक्र किया है दिल्ली का, तो दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक चलते हुए सड़क के किनारे नालों के ऊपर बने हुए हैं, उनके अंदर कितने मानक पूरे हुए हैं, कितने वहाँ स्टैंडर्ड्स कंप्लीट किए गए हैं सरकार की तरफ से, ये भी मैं आपको जानकारी जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं भी 15 साल लगातार शीला दीक्षित की सरकार के अंदर दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के अंदर और हेल्थ बोर्ड के अंदर काम करता रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इमरजेंसी ग्राउंड के ऊपर हुआ कार्य है, उसके अंदर परमिशन इसलिए दी गई क्योंकि उसके अंदर ये तय किया गया था कि जब अस्पतालों के अंदर जगह कम पड़ रही थी तो उसके अंदर प्रयास किया गया कि वहाँ पर जहाँ पे भी जगह अवेलेबल है, इवन चाहे बैंक्वेट, सर एक मिनट कंप्लीट करूँ, चाहे बैंक्वेट हॉल्स हो, चाहे आप देखिए ना दिल्ली के अंदर भी दी है। मैं कह रहा हूँ सरकारी प्रॉपर्टी क्या महाराष्ट्र सरकार की या वैसे कम है जिसके लिए हम इस तरह की लोकेशन पर बनाएं? सर एक बात आपसे कह रहा हूं, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है, पूरे देश भर का विषय है। और ये गाइडलाइंस जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। बैंक्वेट हॉल्स की बात मैं कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर विभिन्न, एक मिनट भाई साहब आप बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला, सुनिए ना संजय जी, आप उखड़ क्यों रहे हैं? सुन तो लीजिए, इसमें वो जगह देने के लिए भी कमीशन खोरी, घुसखोरी चली होगी। कोई नहीं, आपकी सरकार ने बनाया 2009 में, किसकी गवर्नमेंट थी? दी जाती है 2009 में ये मॉल बना, किसकी गवर्नमेंट थी? छोड़िए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप लोग एक मिनट मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए ना, आप घुमा रहे हैं।
मैं बैंक्वेट पे बात कर रहा हूँ, मेरा दिल्ली के आपसे अंदर कहना बैंक्वेट्स है- के अंदर भी कहा गया। नहीं, आप दोनों से मेरा ये कहना मैं है एक कि बात किसी ये कंप्लीट पॉलिटिकल करूंगा, सर। पार्टी ने इस घटना को कंडेम नहीं किया है मैं इसके सर लिए। एक मिनट अपनी बात आप कह भी दूं। कंडेम करने से बच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कंडेम करना चाहता हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल सही है आपकी बात, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनके अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने से उत्तर प्रदेश के अंदर कितने बच्चों की हत्या, मैं दुर्घटना नहीं कह रहा, हत्या कहना चाहता हूं, इन लोगों ने हत्या वहां पर की, और किस तरह के स्टैंडर्ड्स पूरे देश के अंदर अस्पतालों के अंदर किस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए ना, जितने गुनाहगार थे जेल के अंदर हैं, कितना ये कोई कमीशन खोरी नहीं हुई थी, इसलिए सरकार ने एक्शन लिया। बीच में कहिए उद्धव सरकार को सर, आप एक्शन मुझे ले। संरक्षण दें, मैं अपनी नहीं, बात संजय कह रहा हूं। गुप्ता जी, मुझे अपनी बात कहने का अवसर देना। 10 जान की कीमत मैं इनके बीच में नहीं बोला, संजय जी, अगर सर, मुझे अपनी बात कहने का एक राज्य में अगर इस तरह की कोई लापरवाही पेश नहीं, आई हम भी है, कंडेम करना मान चाहते हैं लीजिए, सर, हम तो और पहले चूंकि कह रहे हैं वो दुर्भाग्य, बीजेपी द्वारा शासित हमने है, कहा तो इससे क्या वहाँ का दुर्भाग्यपूर्ण अपराध क्षम्य हो है, जाता उन है? लोगों के साथ हमारी संवेदना है, गलत है, परंतु मैं कह रहा हूं कि ये जो गाइडलाइंस थी ये स्टेट्स की नहीं है, ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन। हम देवराज जी से ये दिल्ली के सवाल अंदर पूछ बैंक्वेट लेते हॉल हैं। के अंदर परमिशन दी गई है। डॉक्टर देवराज बेहतर बता पाएंगे, आईएमए के पूर्व महासचिव हैं। डॉक्टर देवराज, यहाँ पर संजय जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि जो गाइडलाइंस थी वो सेंटर की थी और सेंटर के आधार पर ये हॉस्पिटल सेटअप किया गया था, और इसी तरह से इन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास बैंक्वेट हॉल के लिए भी कह रहा हूं के जो बैंक्वेट हॉल हैं या इसके अलावा जो बैंक्वेट हॉल हैं वहां पर भी कोविड के हॉस्पिटल से वहां पर कितनी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? क्या ऐसा है? आप जो कह रहे हैं कि हमें 40 से ज्यादा जो लॉज हैं उनका पालन करके और हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। आशुतोष जी, मैं दोबारा कह दूं, 40 जो लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नर्सिंग होम चलाने के लिए परमिशन की बात होती है। रहा सवाल कि इस वक्त कोविड की महामारी पेंडेमिक के ऊपर जितनी गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए, क्योंकि उस वक्त बेड्स की कमी थी, सरकार ने हर जगह पर बेड्स खुलाए और हम लोगों ने भी उनको बेड्स एक्स्ट्रा भी बना के दिए हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ जो हमको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, दूसरा कुछ नहीं देते। लेकिन अगर ये सेंटर के नॉर्म्स है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, सेंटर देती है। मैं इस वक्त नर्सिंग होम की बात कर रहा था, मैं ये कोविड की बात मुझे नहीं मालूम, तब मैंने उस वक्त कहा था। और जो दूसरी बात जो हमसे हमारे मित्र कहने लगे कि मोहल्ला क्लिनिक चल रही है, मोहल्ला क्लिनिक, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वहां पे जिस जगह पे झुग्गी झोपड़ी पे वहां पर भी एक क्लिनिक बना के दी गई है कि लोगों को दूर तक ना जाना पड़े। वहां पे कोई एडमिशन नहीं होता, सिर्फ मरीज आता है, दवाई दिखाता है, दवाई लेके चला जाता है। लेकिन सवाल इस वक्त आपका मॉल का सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेफिनेटली नॉर्म्स दिए और उस नॉर्म्स के अंदर आता होगा तब दिया गया होगा। मैं यहां से बैठ के उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी, सेफ्टी, फायर की चीजें ज्यादा प्रायोरिटी होती है। कहीं पर भी अगर आप कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो वो आपकी सरकार जानती है। जयेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जयेश जी से हम जानेंगे कि वहां पर एनओसी था क्या हॉस्पिटल के पास सारा? ये हम जयेश जी के पास लौटेंगे। इससे पहले संजय जी आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए जाना महाराष्ट्र सरकार द्वारा, इससे पहले उन्होंने खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो घटना हुई थी, इससे पहले जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने ये आदेश दिए थे, बावजूद इसके हॉस्पिटल में इस तरह की घटना पेश आ जाती है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा कि इससे पहले आदेश दिए थे या आदेश नहीं दिए थे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज के तारीख में आपने मॉल के ऊपर एक हॉस्पिटल को परमिशन दिया और किसी भी कारण से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, जनरली ये सरकारी तंत्र है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट उसका कारण बताते हैं, और दुकान में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे कोरोना हॉस्पिटल इफेक्टेड हुआ। शायद यही कारण है कि किसी भी कॉमर्शियल लोकेशन में पब्लिक के जहां डायरेक्ट एंट्री हो, वहां से दूर वाली जगह में जो कोई सिगरेट पी के ना फेंके, कोई इस तरह का चीज़ें ना करे, उसकी वजह से हॉस्पिटल बचे रहे। रोगी वहां पर चलने योग्य नहीं होते हैं, भागने योग्य नहीं होते हैं, तो उस जगह अगर कोई आग लगता है तो वहां पर जान माल की और सुरक्षा ज़्यादा बनी रहती है, और इसी कारण से हॉस्पिटल ऐसी जगह नहीं दी जाती है। लेकिन अगर उद्धव सरकार ने ऐसी जगह पे हॉस्पिटल दी और हॉस्पिटल देने की बात को उन्होंने स्वीकार भी किया और उसके लिए जनता से माफी भी मांगी, तो बात इस बात को सोचने की है कि क्या इस तरह के जगहों पर यह हॉस्पिटल देनी चाहिए, जहां पे एक दुकान के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है, जहां किसी के बीड़ी सिगरेट पीने से भी आग लग सकती है, और असुरक्षा में कौन जाएगा? बाकी जो लोग निरोगी हैं वो तो भाग लेते हैं, और जो लोग रोगी हैं, आपने अपने चैनल में बताया कि जितने लोग वो वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पर थे, मतलब वो हिल भी नहीं सकते थे अपनी जगह से, उनको भागने के लिए पूरा बेड सहित भागना पड़ता, उन्हें मौत मिला। आखिर उस मौत का जो वो संघर्ष कर रहे थे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जयेश जी बताएंगे। जयेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा संजय जी आपके पास। संजय सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही।
थोड़ी बात अब मेरे दायरे में आ गई है, चूंकि मैं वकील हूँ। एक तो बात संजय सिंह साहब ने सबसे पहले तो ये कही कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे मरे हैं उनमें जो भी जिम्मेदार है उनको जेल में भेजा गया। वो लोगों को जब बेल हुई, जमानत हुई, मेरे ख्याल से संजय सिंह साहब ने वो जमानत के कोर्ट के ऑर्डर पढ़े नहीं है, या पढ़े होंगे तो फिर भूल गए होंगे। जो सेक्शन लगाए थे गलत लगाए गए थे। देखिए, ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस अस्पताल में गए थे किसी को मारने के लिए, ना कहीं और के, लेकिन राज्य करने वाले लोगों का ये फर्ज होता है कि गलती होती है तो उससे सबसे पहले मान लिया जाए। हम वकीलों में ये कहते हैं हम लोग कि लॉयर्स नेवर बी लूज, इधर दे विन और दे लर्न। ये जो सीखने की और आगे बढ़ने की कला है ना, ये हर क्षेत्र में होती है। आज ये पता चल गया कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इनको सुधारा जा सकता है। अब कम से कम आप क्या उद्धव जी का ये अभिनंदन भी नहीं करोगे, क्या उनकी इस बात की तारीफ भी नहीं करोगे कि देश का अब तक का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके लिए वो जिम्मेदार ना होने के बावजूद भी माफी मांग रहा है। वकील साहब, तो सीखना बेहद अच्छी बात है, लेकिन लाशों के ऊपर सीखना, किसी के जिंदगी के ऊपर सीखना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा दुखदाई है। प्लीज प्लीज वकील साहब, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं, थोड़ा संशोधन करता हूं। मैं तो आप वो लाशों पर रोटियां सेकना वगैरह, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं कि गुजरात के किसी मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कुत्ते का पिल्ला पांव के नीचे आ जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए तो ध्यान नहीं दिया करते। मतलब जिन इंसानों को कुत्ते का पिल्ला समझने की कोशिश की गई, मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो भी घटना हुई है वो दुखद है, जिसके लिए ना तो अस्पताल जिम्मेदार है, ना तो सरकार की कोई बहुत बड़ी डायरेक्टली जिम्मेदारी है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से कोरोना का माहौल बना था, सबसे पहले जरूरी था लोगों को बचाने के लिए, बचाना जरूरी था, उनको मेडिकल एड्स प्रोवाइड करना जरूरी था। बावजूद इसके जो एड्स प्रोवाइड की गई, अब नीचे के किसी दुकान को कोई शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। अच्छा, मैं आपको ये भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मामले की जब जांच होगी, तब जो भी दोषी पाया जाएगा उसको 100% उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब वो क्या पहुंचाया जाएगा ये कहना उचित नहीं है। जयेश जी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था इस हॉस्पिटल के पास? जी, ये आश्वस्त कर सकते हैं आप? जैसे ही जी, एनओसी के बगैर क्या इस तरीके का कोई अस्पताल बन सकता है? ये बेसिक सवाल है। और मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हमने इनको 31 मार्च तक के लिए ही परमिशन दी थी, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मैं हॉस्पिटल चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, तात्कालिक रूप से 31 मार्च तक की अनुमति दी। मैं फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। फायर से निपटने से जुड़ा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट होता होगा। सर, हमारे यहाँ पर पूरे देश में फायर एंड सेफ्टी को लेकर अलग अलग तरीके के कानून हैं, उनको फॉलो ही करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब आपने कोट पहन लिया तो आप टाई पहनोगे ही, बिना टाई के कोट नहीं होता है। जब एनओसी दी जाती है तब उनसे ये एफिडेविट लिया जाता है, ये अंडरटेकिंग लिया जाता है कि सरकार के जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो किए जाएंगे। मॉल के फायर एंड सेफ्टी के एनओसी को उसने हॉस्पिटल के एनओसी में इस्तेमाल किया था, इसलिए इस तरह की सवाल आ रहे हैं। जो मॉल ने एनओसी ली थी अपने फायर एंड सेफ्टी में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसी एनओसी का इस्तेमाल हॉस्पिटल ने किया था। इसलिए ये सवाल उठ के आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के एनओसी अलग नॉर्म्स होते हैं और मॉल के अलग होते हैं, इसलिए सवाल किए गए। सिंह साहब, अगर वो भी होगा तो जांच में वो भी सामने आएगा। और बीएमसी में अब तक जितनी इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई है, आप पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, बीएमसी ने बड़ी कठोरता से कार्रवाई की है ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होने वालों पर, इन पर भी होगी। अगर ये भी होता है, ये तो वेलकम है सर, आप अपनी सूचना में बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इसकी तरह की घटनाएं आगे ना बढ़े। नहीं जयेश जी, लेकिन आप इस स्थिति को किस रूप में देखते हैं कि जो खुद मेयर है वो ये कह रही है कि मेरे लिए भी आश्चर्यजनक बात है, मुझे भी ये पता नहीं था कि वहां पर हॉस्पिटल ऑपरेट हो रहा है मॉल में। जी, ये सामान्य बात है। मेरे ख्याल से इसका जवाब पूर्व महासचिव आईएमए जो है देवराज राय जी, वो बताएंगे कि अस्पताल अलग अलग 3 भिन्न प्रकार की एजेंसियों के द्वारा चलाए जाते हैं, फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं हो, जैसे कि महानगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है। अब ये अस्पताल को परमिशन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दी होगी तो क्या उसकी जानकारी मेयर को होना जरूरी है? म्युनिसिपल मैं सर बता रहा हूं, मैं एक पार्षद भी हूं, काउंसलर भी हूं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी के द्वारा भी अस्पताल, होटल कुछ भी अगर दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक एनओसी जारी करता ही करता है।
मैं एक काउंसलर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूं, मुझे भी इसकी जानकारी है। मैं ये नहीं संजय जी, मैं आपको बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, दिक्कत वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हर एस्टेब्लिशमेंट की जानकारी मेयर के पास तुरंत हो, मुख्यमंत्री के पास तुरंत हो? हर चीज थोड़ी ना जान सकते। मुंबई बहुत बड़ी सिटी है सर, आप ऐसा ये नहीं कर सकते कि अरे ये हो गया तो फट से वो पूरी जानकारी होगा। जय जी, इसके अलावा एक तथ्य और आपको बता दूं कि वहां पर शादी समारोह भी चल रहा था जिस वक्त आग लगी। ये तो गनीमत की बात है कि शादी समारोह में जो आए हुए लोग थे वो प्रभावित नहीं हुए। कोई जानकारी मेरे पास भी नहीं है, इस तरीके की जानकारी मेरे पास भी नहीं है, तो ये गलत होगा मैंने उस पर टिप्पणी करना। चलिए गुप्ता जी, आप बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय काउंसलर साहब संजय सिंह जी जो बता रहे थे, ये लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर दिल्ली के अंदर काउंसलर हैं तो क्या आपको ये नहीं पता कि ये इमरजेंसी बेसिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी, उसके अकॉर्डिंग दिल्ली के बैंक्वेट हॉल, आप तो ये बात कर रहे हैं बैंक्वेट हॉल के ऊपर, मैं कह रहा हूँ विद इन द बैंक्वेट हॉल प्रेमिसेस, और जहाँ भी स्पेसेस अवेलेबल हुए वहाँ के ऊपर कोविड के सेंटर स्थापित किए गए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोविड के की होम फायर सेफ्टी नॉर्म्स के साथ तो होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। और यार एक बात सुनिए कि हम इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं और ये काउंसलर हैं, इनको ये नहीं पता कि बिना फायर सेफ्टी नॉर्म्स के कोई मॉल किसी भी तरह से पूरे देश में ऑपरेट नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने पूछा था अभी क्वेश्चन कि इसके अंदर कौन जिम्मेवार है, इन मौतों के लिए कौन जिम्मेवार है। आप अगर उद्धव ठाकरे को कहना चाहते हैं, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली है। अब बड़ा दिल दिखा करके जो गाइडलाइंस आप जारी करते हैं, जहाँ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं, जहाँ जहाँ बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भी तो माफ़ी मांग लीजिए। देश के सामने इस बात को मानिए कि जो नॉर्म्स हमने तय किए थे उसके अकॉर्डिंग ये उसमें ये कमियां छूटी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। आप भी तो अपनी जिम्मेवारी लीजिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, संजय जी, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, यानी और आप ही के रूल्स हैं। केंद्र सरकार भी इसके लिए, केंद्र सरकार 100% है, होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स हैं। आपका आप पढ़ के नहीं आते संजय सिंह जी, पढ़ के देख लीजिए आप। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, बताएं। देखिए गुप्ता जी, हमको कई बार चैलेंज करते रहते हैं, मुझे नहीं, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, पढ़िए ना आप। आदत है इनके इस लाइन को आप सुनने कहिए का। तो मैं भेज दूंगा आपको। मैं बता रहा हूं, केंद्र सरकार के ये नॉर्म्स हैं कि आप कोरोना को से फाइट करने के लिए कोई भी जगह आप जो उपयुक्त जगह लगे वहां पर आप हॉस्पिटल, मतलब टेम्पोररी हॉस्पिटल बना सकते हैं कोरोना पेशेंट के लिए। लेकिन साथ में एक उसमें क्लॉज भी है कि जब वहाँ पर हॉस्पिटल खुल जाएगा तो उसके बाद वहाँ चल रही जो दूसरी गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियाँ नहीं होगी। जैसे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल में हॉस्पिटल बनाए गए, ऐसी बात नहीं है, बनाए गए बैंक्वेट हॉल, लेकिन फिर वहाँ बैंक्वेट हॉल के कार्यक्रम नहीं हुए, वो सारे बंद कर दिए। स्कूल के अंदर बनाए गए और वो सारे स्कूल में अदर कार्यक्रम, पढ़ाने लिखाने, शिक्षकों का आना जाना, ये सब बंद कर दिया गया। तो केंद्र सरकार का नॉर्म्स है और उस नॉर्म्स के साथ साथ एक कर्तव्य भी दे दिया गया, लिमिटेशंस भी दे दी गई कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते वहाँ पर जब तक कि कोरोना का वहाँ पे आपने शिविर खोल रखा है। तो इस तरीके से इस दोनों बातें को मिलाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ सवाल में इसलिए है कि नीचे शादी हो रही है, ऊपर रोगी है और वहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरह का हमने आज तक, अगर एक भी एग्जाम्पल हो आपके पास, आपने अग्रसेन भवन की बात करी है, अग्रसेन भवन की बात करी है, आप जाके देख के आइए। अगर अग्रसेन भवन के अंदर कोरोना के लिए बना होगा अलग से, तो वहां अग्रसेन भवन के अंदर कोई भी दूसरा काम नहीं होता होगा। देखिए, ऐसे 10 एग्जाम्पल हम गाजियाबाद के अंदर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का तो सवाल मैं बार बार इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि इतने लंबे समय तक आग न बुझाया जा सकना, आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर विद इन द टेरिटरी फायर सर्विस जो भी नॉर्म्स होते हैं उनका पालन करने के लिए उससे निपटने के इंतजाम होते तो शायद स्थानीय स्तर पर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता था। डॉक्टर देवराज राय बेहतर बता पाएंगे हमको ये बात। डॉक्टर साहब, देखिए, इस वक्त राजनीति चल रही है जिसमें मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूं कि सरकारों ने इमरजेंसी के अंदर हर जगह पर इस प्रकार के इंतजाम किए हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र कह रहे थे, राधा स्वामी 1000 बेड बनाए गए, बिल्कुल बनाए गए। उसके बाद स्टैंड बाई, इवन के होटलों को, जो होटल जो 3 स्टार 4 स्टार होटल थी, उनको हमने स्टैंड बाई वहां पे क्वारंटीन का बना दिया, लेकिन वहां पर मरीजों का मतलब टूरिस्ट का आना बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे फिर मैं ये वही कहूंगा कि इस मॉल के अंदर क्या नॉर्म्स थे, क्या नॉर्म्स नहीं थे। मैं यहाँ पे बैठा हुआ इसके ऊपर कमेंट करूं वो ठीक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करता। ये जरूर है कि अगर कहीं परमिशन दी गई है तो उसके लिए सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा फॉलो करना चाहिए। इंसान की जिंदगी की कीमत बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, वो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर देवराज, जो संजय गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वो ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार भी किसी न किसी रूप में इसमें जिम्मेदार है। यही कह रहे हैं साहब आप? मैं सर एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जी बताइए। देवराज जी, आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, जो दिल्ली के अंदर सरकारी
सरकारी अस्पताल हैं, मैं जिम्मेवारी से आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी सरकारी अस्पतालों के अंदर भी फायर सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है जो मिलना चाहिए उस डिपार्टमेंट से, फायर डिपार्टमेंट से, वो अब तक नहीं है। मैं आपको जिम्मेवारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो अस्पताल है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 बेडेड, 100 बेडेड, मैं नाम लेके बता सकता हूँ कौन कौन से अस्पताल हैं जिसके अंदर आज तक ये फायर का ये सर्टिफिकेट। ये देखिए, ये समय नहीं है राजनीति का या उस तरह की कमियां निकालने का, ये हमें समझना पड़ेगा कि उद्धव सरकार ने आगे आकर के माफी मांगी, ये बड़े दिल की बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में वो कुव्वत नहीं है कि वो माफी मांग सकें। और जो जिम्मेदारी इसके अंदर फिक्स की जाएगी, जानकारी मिल रही है, जो इसके अंदर जांच होगी, सामने आएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो सरकार में बैठे लोगों, चाहे प्राइवेट लोगों। भारतीय जनता पार्टी को किस बात के लिए माफी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जैसे मैंने बताया एग्जांपल, जहां जहां फेलियर्स होते हैं सरकार के, उसमें केवल आप प्रदेश की सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। मैंने बताया ना जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो भी वहां पर अगर कोई कमियां आई हैं उसके लिए माफी इसलिए भी मांगनी चाहिए। ये राजनीति कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेवार कौन होगा। अरे भैया, ये दुर्घटना है, आग कोई जानबूझ के नहीं लगाता है, दुर्घटना है। जिम्मेदारी का प्रश्न तो उठना चाहिए साहब। नहीं तो माफी मांगिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री माफी मांग रहा है, छोटी बात है। संजय, किसी मुख्यमंत्री ने माफी मांगी आज तक? इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। बेवकूफी में भ्रष्टाचार करते हुए 10-20 मौत हो जाए और जाके माफी मांग लीजिए, मुझे माफ कर दे। अरे कैसी बात कर रहे हो? ये प्रशासन है, ये सरकार है, अरे वो कैसे समझना है, समझना है। केंद्र सरकार के अंदर जहां एक एंट्री एग्जिट हो, दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया है पूरे विश्व में सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी अगर जो ऊपर में और लिफ्ट का साधन की नगर निगम है, और आप 15 साल से हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक लिफ्ट लगा हुआ एक ईंट भी बिना पैसे लिए दिल्ली में नहीं लगती है। लोगों का जान चला गया, लोग अपना जान से हाथ धो बैठे और वहां पे खा के बिल्ली हंस को चली। एक लिफ्ट अरे आप तो हॉस्पिटल चल रहा है, आकंड डूबे हैं। दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की सरकार चल रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे भ्रष्ट नगर निगम है तो दिल्ली का नगर निगम है। 15 साल से काबिज है वहां पर, इस पे जवाब नहीं। जिसके आप मेंबर है, जिसके आप मेंबर का जिक्र कर रहे हैं, आग लग गई, वो सबसे भ्रष्ट है। जाहिर तौर पर जिसमें सीढ़ी से जिनको उतरने का था उतर लिए। लापरवाही अगर होती है तो वो दुखदाई होती है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। उन परिजनों के बारे में सोचिए, उन मरीजों के बारे में सोचिए। उनका इलाज वहां पर इसलिए हो रहा था ताकि वो अपने घर सुरक्षित वापस आ सकें ठीक होकर, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वो वहां जिंदा भी नहीं बचेंगे, और ऐसा किसी ऐसे कारण की वजह से नहीं जो बीमारी से जुड़ा है, बल्कि आग लगने की वजह से। लापरवाही कहीं ना कहीं किसी की हुई है। अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिम्मेदारी ली है इस घटना की तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन उन्हें साथ में ये भरोसा भी दिलाना चाहिए कि आइंदा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और जितने भी अस्पताल हैं उनमें फायर सेफ्टी ऑडिट पूरे महाराष्ट्र भर में करवाया जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया करते हैं। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। संजय गुप्ता, संजय सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर देवराज, आपका भी शुक्रिया। जयेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे से वक्त साझा किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सारा समय पर लगातार जारी है।